सेटल डाउन। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? जो टॉपिक दिया गया है, ब्रॉड टॉपिक है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिसको हम कहते हैं लोक कल्याण का अर्थशास्त्र, और उसमें पॉवर्टी या गरीबी। आप ऐसे समझिए कि गरीबी है क्या? गरीबी है क्या? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हम फूड एनर्जी मेजर्स की बात करते हैं, कैलोरी इंटेक या प्रति महीने प्रति व्यक्ति की आय इतनी होनी चाहिए, ठीक है, कि जिससे वो निर्धारित कैलोरी ले सके, तो वो गरीबी रेखा के ऊपर। लेकिन अगर हम बात करें तो गरीबी एक तरह से जो है डिप्राइवेशन, यानी कि आप जब किसी चीज से वंचित हो जाते हैं, जब वंचित हो जाते हैं या वंचित रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम गरीबी कहते हैं। वो वंचित किस चीज से? इसके जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें दो चीजें आती हैं कि हम डिप्राइवेशन को किस आधार पर कहें कि ये व्यक्ति वंचित है। भाई मूलभूत आवश्यकताएं जो आप कह रहे हो ना, कि जिसको हम कहते हैं सब्सिस्टेंस लेवल या बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जिसको भी जो सबसे पहली गणना की गई गरीबी की, उसमें लिया गया कि क्या वो भोजन और कपड़ा प्राप्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है। लेकिन इससे अलग हटके एक और मापदंड आया, यूएनडीपी ने किया। वो कहा कि जो आप बात करें वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आय का प्रमाण है कि व्यक्ति अपनी प्राप्त आय से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन एक मानवीय गरीबी का भी एक संकेतक आया, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले जो बात आई वो अपने रहन सहन के स्तर को देखा गया उसको, ठीक है। और यहीं से एक मेजर शिफ्ट आया। मैं आपको बहुत ज्यादा डेटा और उसमें नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि जरूरत इस चीज की समझने की है कि ये जरूरत क्यों है। और हम ये नहीं कह सकते कि जो पिछले कमेटियों ने, क्योंकि इससे पहले नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, और प्लानिंग कमीशन जो है वेरियस मेथड्स के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करता था, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मेथड्स गलत थे या आज मेथड सही हैं, क्योंकि उस समय परिस्थितियां कुछ और थी, आज परिस्थितियां कुछ और है, ठीक है, फाइन। तो अगर हम एक क्रोनोलॉजी की बात करें तो पहली बार वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में 1990 में ग्लोबल पॉवर्टी को लेकर के चर्चा की गई। हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन ने दो मेथड एडॉप्ट किए, एक तो आय का
कि व्यक्ति जो है दी गई आय से क्या अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और दूसरा ह्यूमन पॉवर्टी, जिसमें कि ये एक तरीके से आप उसको कहते हैं कि क्वालिटेटिव मेजर। पहला वाला क्वांटिटेटिव मेजर है, दूसरा क्वालिटेटिव मेजर कि उसके जीवन के रहन सहन का स्तर क्या है, उसकी शिक्षा का स्तर क्या है, ठीक है, ठीक है। आगे हो गया बहुत धीरे। अब देखिए यहां से जो आप इंडिया में गरीबी को मापने की विधि देखेंगे वो इन दो चीजों से परिवर्तित होती है, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, ठीक है। तो जरा इसके पहले मैंने कहा कि यूएनडीपी ने एक इनकम पॉवर्टी की बात की और एक ह्यूमन पॉवर्टी की बात की, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसमें हम केवल एक ये देखते हैं कि व्यक्ति अपनी मूलभूत सुविधाओं को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। लेकिन जब हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में आते हैं तो जो इसमें इसके चर हैं, जो मतलब जो इसको निर्धारित करते हैं वेरिएबल्स, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और जब वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं तब जो है हम एक वास्तविक पिक्चर ड्रॉ कर पाते हैं कि हाँ गरीबी की स्थिति क्या है। गरीबी केवल जो है ये नहीं कि हमको हमारी जो सब्सिस्टेंस लेवल है या जो जीवन निर्वाह के लिए बेसिक चीजें हैं वही केवल हमको मिलनी चाहिए, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले तेंदुलकर कमेटी, ठीक है, 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें उन्होंने सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को लिया। अगर इसके पहले अगर हम अभी बात करेंगे तो एक तरह से ट्रेडिशनल जिसको क्या कहते हैं फूड एनर्जी मेजरमेंट, कैलोरी इनटेक, ये करीब करीब 5वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई और 10वीं पंचवर्षीय योजना तक चली, ठीक है। जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण नाम होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लकड़वाला कमेटी का नाम, ठीक है। और उसके बाद रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आई, ठीक है। इन दोनों कमेटियों ने ट्रेडिशनल अप्रोच से हट करके ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की बात की कि गरीबी को मापने के लिए हमको ट्रेडिशनल अप्रोच के कैलोरी इनटेक को ही ना लेकर के बहुत से अदर वेरिएबल्स को भी इंक्लूड करें। जैसे कि आज हम आपको बताएंगे कि जो है तेंदुलकर कमेटी ने 6 मेन वेरिएबल्स को लिया तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हम गरीबी को मेजर कर सकें, ठीक है। अभी आप देखिए अगर हम आगे चलेंगे तो जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है उसमें 3 मेन वेरिएबल्स लिए गए, लेकिन अगर इन 3 मेन वेरिएबल्स के अलावा आप देखो तो टोटल 10 वेरिएबल्स, ठीक है। टोटल हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड के 3 मेन वेरिएबल्स हैं और हेल्थ के अंदर 2 हैं, ठीक है, एजुकेशन के अंदर 2 हैं और लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर 6 हैं, ठीक है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से ली गई चीज है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जो मैंने कहा कि जो मॉडर्न टाइम्स में पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में कैलकुलेट किया जा रहा है या मेजर किया जा रहा है वो इसी से डिराइव, ठीक है। हेल्थ में जो सबसे पहली चीज आई शिशु मृत्यु दर क्या है, ठीक है, इसको एक वेटेज दिया गया, सारे वेरिएबल्स को एक वेटेज दिया गया है, वो आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में देख सकते हैं। इसका 1/6 है, इसका 1/6 है, वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी को मेजर करने का, ठीक है। एजुकेशन में एनरोलमेंट और स्कूलिंग ईयर्स की बात की गई, ठीक है, जिसको फिर हम बढ़ाने की बात करें जिसको हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, ठीक है। फिर उसका 6 पैरामीटर्स आता है लिविंग स्टैंडर्ड में, ठीक है, जिसमें कि वर्तमान में सरकार बहुत काम कर रही है, जिसमें कि ओपन डेफिकेशन सिस्टम खुले सोच करने को, वो उसका भी एक पैरामीटर है जो है सैनिटाइजेशन और एसेट्स। एक इसमें आप देखेंगे एसेट्स की बात की गई, ठीक है। वो एसेट्स क्या मतलब, ये सामान्य एसेट्स मत समझिएगा, मैं इसलिए आपको क्लियर करूं, ये एसेट्स से मतलब ये है कि आपके पास ड्यूरेबल गुड्स कितने हैं, मतलब नहीं, ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि एसी, फ्रिज, ये सब ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं, ठीक है, फाइन। अभी आगे करेंगे तो फिर आपका क्लॉथिंग पैटर्न, शूज, ये सब चीजें जो है
जो है उस पर, ठीक है। हाँ हाँ, अभी हम उस पर आपकी बात करेंगे। आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, वो एक अलग डायमेंशन है पॉवर्टी का, ठीक है। इसीलिए तो इसके पहले मैंने आपको बताया कि तेंदुलकर कमेटी से पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर रहे थे, लेकिन तेंदुलकर कमेटी से हमने जब मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर्स को लेना शुरू कर दिया। क्यों लेना शुरू कर दिया? क्योंकि अब भारत एक मिडिल इनकम ग्रुप में, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि उसके पहले जो कमेटी थी जिन्होंने गरीबी की मेजरमेंट की, जो गणना की, वो गलत। उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय विश्व के औसत से कहीं बहुत नीचे थी, ठीक है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, ठीक है। और आज के समय में जो जीवन स्तर है उसको व्याख्यात करने के जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग है। पहले ना तो इतने ज्यादा गैजेट्स हुआ करते थे, ना तो इतने ज्यादा ड्यूरेबल गुड्स थे, ना तो इतनी ज्यादा चीजें थी, ठीक है। तो उससे व्यक्ति डिप्राइव था ही नहीं। जब थी ही नहीं तो डिप्राइव था ही नहीं। मैंने इसीलिए आपको शुरू में कहा कि गरीबी से आशय ये मत लगाइए कि व्यक्ति जो है कितना कैलोरी ले रहा है, किन किन चीजों से वो वंचित है, ठीक है। अगर वो शिक्षा से ही वंचित है तो उसको हम गरीब कह सकते हैं, ठीक है। जैसे पीछे का प्लीज, आवाज एक बार साफ नहीं आ रही, कह सकते हैं। अभी मैं इसमें बता रहा हूं, जैसे अब सुनिए, देखिए इसमें क्या है, अगर वो इन सारे पैरामीटर्स का जो वेटेज है उसमें से अगर वो 33% से अधिक से वंचित है तो वो गरीब कहा जाएगा। अब उस आप ये कहना चाह रहे हो कि इनकम वाइज वो ऊपर है लेकिन एजुकेशन उनकी जीरो है, एनरोलमेंट एंड स्कूलिंग ईयर्स, ठीक है। तो अब ये हमको देखना पड़ेगा कि उसका वेटेज क्या है। वही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस पूरे उसमें से वेटेज में से 33.3% सुविधाओं से वो वंचित है तो वो गरीब कहा जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर वो 20% से ऊपर है और 33% से कम है तो वो वल्नरेबल कहा जाएगा। वल्नरेबल की मतलब वो गरीब हो सकता है। वही तो मैं बता रहा हूँ यार कि अब वो ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया है। अब ये नई चीज आ गई है, जिस भी किताब से पढ़ो आप अपने थोड़ा सा नॉलेज को अपडेट करो, ठीक है। वो जो कैलोरी इंटेक की बात करो, मैंने अभी कहा कि वो 10वीं पंचवर्षीय योजना तक हमने उसको लिया है, ठीक है, जिसको फूड एनर्जी मेजरमेंट कहते हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए जो है 2100 कैलोरी है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी है, ठीक है। जिसको कि सबसे ज्यादा तेंदुलकर कमेटी ने क्रिटिसाइज किया है। क्रिटिसाइज इस बेसिस पे किया है कि जरूरी नहीं कि जो हम खा रहे हैं वो उतनी कैलोरी हमको दे ही, ठीक है। आप ही का प्रश्न उत्तर मैं देता हूं, अगर मेरे घर का लड़का है और वो जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहा है तो इनकम तो मेरी बहुत ज्यादा है लेकिन कैलोरी इंटेक उसका कम, ठीक है। तो एक हम इंस्टेड ऑफ गरीबी को मेजर करने के लिए हम केवल कैलोरी इंटेक की बेसिस पे ना करके उसको अन्य डायमेंशंस के साथ भी मेजर करें, ठीक है। तो मान लो अगर इसका वेटेज स्कूलिंग ईयर्स और एनरोलमेंट का वेटेज लेस देन 10% है, वेटेज इंडेक्स तो मुझे याद नहीं आ रहा, 1/6 तो इसका है, 1/6 इसका भी, 1/6 इसका भी और एनरोलमेंट का भी 1/6 है, ठीक है। टोटल 100 का इंडेक्स है, ठीक है। अगर इसका वेटेज, ठीक है, बहुत कम हो गया तो भी तो अन्य चीजों में जो है वो जो है डिप्राइवेशन उसका 20% से ज्यादा रहेगा ही नहीं। अगर उसका डिप्राइवेशन 20% से ज्यादा नहीं है तो गरीब नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इन 10 में से मिला करके अगर वो कुछ जिनका वेटेज अधिक है उनसे वो डिप्राइव्ड है और उसका डिप्राइवेशन जो है 33% से ऊपर चला गया, माने वो 33% जो सुविधा है उनसे वो वंचित रह गया, तब जो वो गरीब कहा जाएगा, ठीक है। क्या? ओके फाइन, आई एम रीडिफाइनिंग इट। ट्रेडिशनल अप्रोच में जो
आप लोग अभी तक पढ़े हैं, कंफ्यूजन आपको उससे हो रही है कि गरीबी का आशय आप लोग का ये है कि जो व्यक्ति एक निर्धारित कैलोरी प्रतिदिन नहीं ले सकता है वो गरीब है, या उस निर्धारित कैलोरी को प्रतिदिन लेने के लिए जितने आय की आवश्यकता है बेस ईयर प्राइसेस पे, ठीक है, बेस ईयर प्राइसेस पे जो सबसे पहले कैलकुलेशन की गई थी वो 71-72 की बेस ईयर प्राइसेस ली गई थी, जिसमें कि 20 रुपए प्रतिदिन जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए था और 25 रुपए शहरी क्षेत्र के लिए थे, ठीक है, प्रतिमाह प्रति व्यक्ति, ठीक है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन नहीं ले पा रहा है, ठीक है, तो गरीब है, और शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति अगर 2100 कैलोरी नहीं ले पा रहा है तो वो गरीब है। हाँ, इसको हम कहते हैं फूड एनर्जी मेजरमेंट। ये जो है 1970s में 60s में इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने ये बनाया था, ठीक है। उसको जो है लकड़वाला कमेटी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, फाइन। अब देखो मैं ये बता दूं कि ये इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उस समय सरकार की नीतियां अलग थी और अर्थव्यवस्था की स्थिति अलग थी। उस समय यह माना जाता था कि शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना सरकार का दायित्व है, ठीक है। तो उन कमेटियों ने उस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया, कंजम्पशन पैटर्न पे दिया, ठीक है। हम जो कंजम्पशन बेस्ड मेजरमेंट करते हैं ना कि इनकम बेस्ड मेजरमेंट करते हैं, ये समझो बात, ठीक है। हम क्या करते हैं, कंजम्पशन बेस्ड मेजरमेंट करते हैं कि उपभोग के आधार पर हम गणना करते हैं कि वो गरीब है कि नहीं है। इनकम के आधार पर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि भारत में इनकम फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इनकम फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके वेरियस रीजन है, हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है, वो टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इस पर हाँ, तेंदुलकर कमेटी ने इसमें जब चेंज किया मैकेनिज्म तो उसमें उन्होंने कहा कि स्पेशल मतलब भौगोलिक स्थिति में और टेम्पररी मतलब समय के अनुसार प्राइसेस में भी फेरबदल होता है, जिसकी वजह से कि आदमी का कंजम्पशन लेवल चेंज हो सकता है। तो वो मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने जो गरीबी को पढ़ा है उसका यही आशय है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र का आदमी 2400 कैलोरी नहीं ले पा रहा है तो गरीब है, और अगर शहरी क्षेत्र का व्यक्ति 2100 नहीं ले पा रहा है तो गरीब है। लेकिन हाँ, आप लोग एग्जैक्ट फिगर याद कर लीजिएगा, एग्जैक्ट फिगर 2100 नहीं, हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वो शायद 2095 जो है शहरी क्षेत्र के लिए है और 2435 शायद ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। एग्जैक्ट फिगर यही है, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर ये है। तो उसको हम गरीब कर, लेकिन अब आपको एज अ, अब आप ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि आपको ये चीज लिखनी है, बात तो समझो, गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। जो मॉडर्न चीज में आई ये एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात है, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच केवल इनकम के बेसिस पे डिसाइड कर देता था कि ये हमारा कंजम्पशन पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगेन जो है उसको हम लोगों ने आगे चल के क्रिटिसाइज किया। तो मेरा पर्पज आपको उस पे, क्योंकि वो बेसिक्स है, सभी लोग हर जगह पढ़ के आए होंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सबको मालूम होगा कि पॉवर्टी का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है। यही आप बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। जो आप बात कर रहे हो कि कंजम्पशन के बेसिस पे वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी कभी भी हमको एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को नहीं बताती है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया जिसको कि पॉवर्टी लाइन बास्केट कहते हैं, ये बहुत पहले चला रहा है पॉवर्टी लाइन बास्केट, कि जो उसका बास्केट ऑफ कंजम्पशन है, जो वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने पॉवर्टी लाइन डिफाइन कर दी कि हमारी पॉवर्टी लाइन है, इसके नीचे जितने लोग हैं वो गरीब हैं और इसके ऊपर जितने लोग हैं वो अमीर, ठीक है, ओके फाइन, इज दैट क्लियर। तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी होगी। लेकिन अगर मान लो हम ये कहते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसमें से भी नीचे के 5 से 10% लोगों की इनकम, और जो मान लो ये इंडिकेटेड लाइन, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन यहां से लेके यहां तक, पॉवर्टी लाइन में है, तो रिलेटिव पॉवर्टी हम ये कह सकते हैं कि इनकी इनकम इस 5 से 10% जनसंख्या की इनकम इस 5 से 10% जनसंख्या की इनकम से ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये गरीब, फिर भी ये
गरीब, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी का कैलकुलेशन हमेशा जो है ज्यादा फायदेमंद होता है वनस्पति एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, ठीक है। अब आपने लेक्चर के पूरे उसको क्यों जरूरी होता है, क्योंकि पहले आप ये समझिए कि सरकार क्यों चाहती है कि हम जो है पॉवर्टी एस्टिमेशन करें, क्यों इतना खर्चा करें, ठीक है। नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन जो है इसका निर्धारण करता था, ठीक है। अब नीति आयोग करता है, बहुत से टास्क फोर्स इसके लिए एस्टैब्लिश किए गए, ठीक है। और वो कहां से वो जो है जानकारी लेते थे, नेशनल सैंपल सर्वे से, नेशनल सैंपल सर्वे से लेते थे, जो इस समय शायद 70वें चक्र का जो सर्वे हो चुका है, वो हर बार एक अलग पैरामीटर पे करते हैं। 61st राउंड जो लेटेस्ट है वो पॉवर्टी के लिए था और न्यूट्रिशन के लिए था, ठीक है, वो लेते हैं। तो आप समझो कि सरकार क्यों इसकी गणना करना चाहती है, क्यों करना चाहती है, क्योंकि जो है वो ये देखना चाहती है कि जो हम पॉलिसी बना रहे हैं, जो पॉलिसी एक्सिक्यूट कर रहे हैं, क्या वो सही में इफेक्टिव है या नहीं, ठीक है। ट्रिकल डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम पॉवर्टी एलिवेशन की कोई प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं तो क्या वो सही में हो रहा है, ठीक है। दूसरा, एक अभी आप लोग इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ते इन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल कि गरीबी से बाहर लाना सरकार का एक कर्तव्य भी है, ठीक है। क्योंकि आप अगेन, लेकिन पॉवर्टी ऑलवेज लीड्स टू द टू सोशल प्रॉब्लम्स, दो मुख्य जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करता है, जिसको कि हम कहते हैं कि कुपोषण और भुखमरी। अभी एक हंगर इंडेक्स आया था ना, जिसमें भारत बहुत पिछले पायदान करता है, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि अगर हम रिलेटिव पॉवर्टी की गणना करें और ये व्यक्ति खुद अपनी स्वेच्छा से इससे ऊपर आए, तो क्या ये सरकार की नीतियों का प्रयास है? इसको अमर से नहीं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। अगर आपको स्टैंडर्ड इंडियन इकोनॉमी की टेक्स्ट बुक पढ़ोगे यू विल फाइंड आउट, ठीक है। ये व्यक्ति जो है वो अपनी क्षमता से ऊपर आ गया, ठीक है। हो रहा है अगर हम इसको ऊपर उठाएंगे, ठीक है, जब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कर, जब हम इसको उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसको उठाएंगे तो देयर इज अ गैप, ये यहीं पर रहेगा, ये गैप क्रिएट, ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए जब हम रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं तो दो बड़े ही इंटरनेशनली एक्लेम्ड मेथड, इनको इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है। लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है प्रोबेबिलिटी जो है इनकम इनइक्वालिटी से, लॉरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट से ही पूछेगा, ठीक है, जिसको कि हम ऐसे डिफाइन करते हैं। यस, ठीक है। The household income लाइन ऑफ इक्वालिटी, ये समानता की रेखा है, ठीक है। अगर ये हमारा लॉरेंस कर्व है तो ये बताता है कि कितने लोग समानता की रेखा तक नीचे है, ठीक है। जितना दूर होगा, वैसे थोड़ा टेक्निकल प्योर इकोनॉमिक्स जाएगी, ऐसे समझो जो शेडेड एरिया है अपॉन शेडेड एरिया को मान हम लोगों ने लिया x और इसको लिख लिया a b c, x अपॉन a b c, ठीक है, x अपॉन a b c। अगर ये 0 है, ठीक है, तो वी से दैट देयर इज नो इनइक्वालिटी, सबकी आय समान, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो कहीं सारी आय जो है एक व्यक्ति के पास है, ठीक है। तो मैथमेटिकली ये कभी हमेशा 0 से 1 के बीच में वैरी करेगी, लेकिन अगर कहा जाए कि नेगेटिव हो सकती है, जैसे नेगेटिव इनकम की बात हम करते हैं, ये नया कॉन्सेप्ट आएगी। अगर आपको अपने जो आप जीवन निर्वाहन की बात कर रहे थे सब्सिस्टेंस लेवल कि अगर किसी के पास कुछ भी इनकम नहीं है तो उसके लिए है कि बेग बोरो और स्टील, या तो भीख मांगेगा, या तो उधार लेगा, या तो चोरी करेगा, ठीक है। नहीं,
See now, this is what the estimation of poverty in India so far. Niti Aayog Planning Commission was doing. A various committee was formed. Various committees. Fine. And वो जो कमिटीज बनी या टास्क फोर्स बने जिसको हम विशेष कार्यदल कहते हैं, ठीक है, वो प्लानिंग कमीशन द्वारा बनाया गया, ठीक है। इसलिए प्लानिंग कमीशन द्वारा बनाया गया क्योंकि 5 ईयर प्लान्स को फॉर्मुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्लानिंग कमीशन की थी, ठीक है, फाइन। और अगर आप एक टाइमलाइन की बात करो तो पहली पंचवर्षीय योजना में बहुत कुछ खास हुआ नहीं। सेकंड दूसरी पंचवर्षीय योजना हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करती है, ठीक है, लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना से हमने गरीबी के ऊपर मुख्य रूप से ध्यान देना शुरू किया, ठीक है। भाई 1962 में ये एक पहला कमीशन बना जिसमें डी आर गार्गिल और बहुत सारी इकोनॉमिस्ट ने उनका नाम नहीं लिखा है, ठीक है, इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। I'm not going to any political slogan, ठीक है। इन्होंने 1960-61 को बेस ईयर लेते हुए 1960-61 को बेस ईयर लेते हुए ये कहा कि अगर 20 रुपए, इन्होंने कोई डाइकोटमी मतलब कोई विभाजन नहीं किया, कोई विभाजन नहीं किया कि शहरी अर्थव्यवस्था क्या है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। तो उस समय देखो, अब हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने गलत किया, वही मैं कह रहा हूं कि ये हम नहीं कह सकते कि इन्होंने गलत किया। मेरे कहने का मतलब क्या, ये आपको पॉलिसी मैटर समझना चाहिए कि इन्होंने गलत किया, क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन क्योंकि उस समय ऐसा कोई बहुत बड़ा विभाजन नहीं था कि शहरी अर्थव्यवस्था अलग है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था अलग है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो एक बहुसंख्यक आबादी थी भारत की, वो उस समय गांव में ही रहते थे, ठीक है। तो एक अगर आपकी 70 to 75% पॉपुलेशन केवल गांव में ही रह रही है, ठीक है, तो बेवजह एक विभाजन क्रिएट करके कंफ्यूजन पैदा करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने सीधे फ्लैट कह दिया कि 20 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति आय अगर किसी की है तो गरीबी रेखा से ऊपर, ठीक है। यही फिफ्थ 5 ईयर प्लान इज इंपॉर्टेंट। व्हाई फिफ्थ 5 ईयर प्लान इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहां से जो अब तक आप पढ़ते आए हैं वो गरीबी का निर्धारण यहां से शुरू होता है कि 2435 कैलोरी इनटेक फॉर रूरल, ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए 2435 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए, ठीक है, 295। अब देखिए, हमेशा आता है कि ये 49 रुपए या 57 रुपए मैंने लिखा है, ठीक है। पहले तो अब ये तो आपको मालूम होगा कि क्यों ये विभाजन किया गया कि शहरी क्षेत्र के लिए कैलोरी इंटेक कम रखा गया और इनकम ज्यादा रखी है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कैलोरी इंटेक ज्यादा रखा गया और इनकम कम रखी है। देखो, ये एस्टिमेशन का और मेजरमेंट का फॉर्मूला था कि जो कार्य प्रणाली है उसके अनुसार अगर आपको उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप कुपोषण के शिकार हो जाओगे, माल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, ठीक है। आपको ऐसे सोचना, ये नहीं कहो कि श्रम ज्यादा करते हैं, कार्य प्रणाली के अनुसार अगर आपको उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी, कैलोरी नहीं मिलेगी, तो आप क्या हो जाएंगे? कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि परचेजिंग पावर अलग अलग होती है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रा की शक्ति अलग होती है और शहरी क्षेत्रों में मुद्रा की शक्ति अलग होती है, ठीक है। यही मैंने आपसे कहा कि ये आपको देख बात है कि रूरल एरिया में कैलोरी इंटेक ज्यादा है लेकिन इनकम कम है, क्योंकि वहां 49 रुपए ही
उतनी वस्तुओं को खरीदने के लिए पर्याप्त है कि जितना उस व्यक्ति को उतनी कैलोरी के लिए कंज्यूम करने की जरूरत है। ठीक है, फाइन। अर्बन पॉपुलेशन इज बिलीव टू, ये माना जाता है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बहुत अधिक मानसिक श्रम करती है, तो उसके जो है जो ऊर्जा खर्च करने का पैटर्न है वो अलग है, इसलिए वो कम ऊर्जा में कुपोषण की शिकार। मेन चीज जो ये है, आपको इस चीज पे समझना है कि जो गरीबी का निर्धारण है वो इसलिए होता है कि व्यक्ति कुपोषण या हंगर का शिकार, माल न्यूट्रिशन और भूखमरी का शिकार ना हो। ठीक है, ये एक सबसे पहला स्पेसिफाइड प्लान में आया। ठीक है, कि जो, और यहीं पे इन्होंने जो ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की जो स्टडी थी उसी को लिया। ठीक है, उसका 1989 में DT लकड़वार समिति बनाई गई जो कि गरीबी जो है रेखा का निर्धारण करे। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये एक बहुत साइंटिफिक अप्रोच उन्होंने लिया। ठीक है, जिसको 1993 में इनकी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, 1993 में इनकी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली, और उस रिपोर्ट की जो मेन रिकमेंडेशन थी, संस्तुतियां थी, उसी पर हम बात करेंगे। इन्होंने जो है इस विभाजन को खत्म कर दिया कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, या राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की ये गरीबी है जो पहले चलाया था कि, ठीक है, नेशनल लेवल पे ये पॉवर्टी एक्सेल फॉर एग्जांपल X%, रूरल इंडिया में Y% और अर्बन इंडिया में Z%। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो हमको बेस लेना चाहिए वो दोनों के लिए अलग अलग लेना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग लेना चाहिए और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं वो दोनों जगह अलग अलग है। ठीक है, और जब प्राइस फ्लक्चुएशंस अलग अलग हैं, ठीक है, तो आदमी की जो क्रय शक्ति है वो, क्रय शक्ति से परचेजिंग पावर से समझते हो, तो इनकम को हम ये कहते हैं, इनकम दो तरीके की होती है, एक मौद्रिक आय होती है और एक वास्तविक आय होती है। ठीक है, जैसे हो सकता है कि हमारी मौद्रिक आय बढ़ रही है लेकिन वास्तविक आय न बढ़ रही है क्योंकि कीमतें बढ़ रही है। दी गई मौद्रिक आय से जितना भी वस्तुओं सेवाओं का हम उपभोग कर सकते हैं वो हमारी वास्तविक आय। ठीक है, तो इसे प्राइस इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं और इसी बेसिस पे सरकार जो है सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता या डेयरनेस अलाउंस देती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर लेबर के लिए एक अलग चीज, एग्रीकल्चर लेबर के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर बनाया जाए और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर बनाया जाए और उसके बेसिस पे उनके कंजम्पशन को देखा जाए और जो है गरीबी की रेखा का निर्धारण किया जाए। और ये जो आखिरी रेखा है वो पॉवर्टी लाइन, उसका मतलब यह है कि पहली बार भारत में ये इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने कहा कि गरीबी का निर्धारण राज्यवार किया जाना चाहिए, स्टेट वाइज, क्योंकि हर स्टेट का लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग है। क्योंकि ये एक समय ऐसा था, ठीक है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत ही मतलब बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी और जो डेवलप्ड स्टेट थे वहां पे निवेश हो रहे थे, जो नहीं थे वहां पे, तो उस आधार पर इन्होंने कहा कि जो है आप स्टेट वाइज पॉवर्टी को कैलकुलेट कीजिए, जिससे कि कोई भी पॉलिसी अगर आप बनाते हैं, कोई भी पॉलिसी, ठीक है, कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो आप टारगेट कर सकते हैं कि कहां पे हमको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होता है उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक इकोनॉमिक वायबिलिटी और दूसरा पॉलिटिकल वायबिलिटी। अगर मान लो से फॉर एग्जाम्पल रेल मिनिस्टर हमारे जो है
कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो गया तो उसने 2-3 ट्रेनें चला दी, भले उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी ना हो, ठीक है। ये आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आप जो पॉलिसी फ्रेम तैयार कर रहे हो वो इकोनॉमिक वायबिलिटी पे हो इस, और उसी समय आपने देखा होगा कि एक कॉन्सेप्ट आया बीमारू राज्य का, अब वो ठीक है, एंड दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द पॉवर्टी इटसेल्फ एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसमें हमने एजुकेशन और उसकी बात की। ये साइंस मेथड है कि जो है आप स्टेट वाइज जो है पॉवर्टी की लाइन की गणना करो, जिससे कि हमको ये मालूम होता है कि किस राज्य में कितनी गरीबी है, ठीक है। और यू विल बी सरप्राइज दैट अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करें, एब्सोल्यूट नंबर्स नॉट रिलेटिव नंबर की टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, कि कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, देखो, ठीक है। एब्सोल्यूट नंबर मतलब कितने करोड़ जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, चूंकि जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, आय की असमानता भी बहुत है, ठीक है, तो नंबर ऑफ पुअर पॉपुलेशन इन यूपी इज वेरी हाई, ठीक है। तो ये लकड़वाला कमेटी का, ठीक है, और ये जो इन्होंने दिया उसके बाद, ठीक है, 8 5 ईयर प्लान में भी, 8 5 ईयर प्लान में भी हमने जो है प्लान में भी हमने जो कैलोरी इंटेक को लिया, ठीक है। कैलोरी इंटेक मतलब मेरा है कि एज ए इंडिकेटर हमने कैलोरी इंटेक को लिया, ठीक है, और 9th और 10th प्लान में भी उसको कंटिन्यू किया, ठीक है। जो भी मैंने कहा कि प्लानिंग कमीशन एनएसएसओ द्वारा, एनएसएस नेशनल सर्वे जो होता है, जैसे कि हम बात करते हैं 70वें चक्र का हो चुका है, 61वां चक्र जो है इसके था, ठीक है। तो जो हमारा घरेलू भोग, ठीक है, उसके आधार पर तय करता है क्या होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, आगे बात करो, हमेशा बात कर कोई इनकम की बात नहीं कर रहा, मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर, प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग पे कितना खर्च किया जा रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। जो 61st राउंड का वो था, पॉवर्टी लेवल एट इंडिया लेवल वाज 27.5%, ठीक है। रूरल एरिया में कितना था 28.3 और अर्बन एरिया में 25.7। लेकिन इस डेटा को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्यों इस डेटा को मैंने लिखा है, क्योंकि तेंदुलकर कमेटी ने, ये देखिए कब का है 2005, ठीक है। अभी आप देखेंगे तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट कब आई, ठीक है। एंड सरप्राइजिंगली जो रूरल एरिया की पॉपुलेशन थी पॉवर्टी लाइन की, इट वाज मोर देन 40%, 40% से ऊपर। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो लिया केवल पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे लिया, लेकिन उन्होंने उसमें और भी 9 डायमेंशंस जोड़ दिए। उन्होंने 6 डायमेंशंस की बात की, तेंदुलकर कमेटी ने 6 डायमेंशंस की बात की। और जब आप वेरिएबल्स को बढ़ा लो, ठीक है, जैसे अभी हमने कहा कि आप ग्रेजुएशन की हो, अगर आपके डिग्री का देने का एक क्राइटेरिया है कि आप मार्क्स कितने परसेंट पाए हो, ठीक है। अब उसमें एक वेरिएबल और बढ़ा दें कि आपने कितने परसेंट क्लास अटेंड की, ठीक है। फिर उसमें एक और क्राइटेरिया बढ़ा दें कि अगर आपने कितने परसेंट क्लास अटेंड की है, उसमें से कितनी क्लास में आप अटेंटिव रहे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स को बढ़ा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था वो 2004 प्राइसेस, ठीक है, 356 फॉर रूरल पॉपुलेशन एंड 539 फॉर अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। इसीलिए मैं दोनों चीजें लिखा हूं,
कैलोरी भी। और अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट डिस्कस चीज है पॉवर्टी कैलकुलेशन में। उसमें यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड और मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, ठीक है। 1999-2000 से एनएसएस, जो नेशनल सैंपल सर्वे, या आप एनएसएस को कह लो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ने यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड को खत्म कर दिया और वो अब लेता है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, ठीक है। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि पिछले 30 दिनों में, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड में क्या है कि पिछले 30 दिनों में हमने उपभोग पे कितना व्यय किया है, ठीक है। इसलिए वो देखो आपको पर मंथ की बात कर रहा हूं, पिछले 30 दिनों में हमने उपभोग पे कितना व्यय किया, वो एक यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, इसको जो है रीइंफॉर्मेशन पीरियड कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, यूआरपी को यूनिफॉर्म रीइंफॉर्मेशन पीरियड या मिक्स्ड रीइंफॉर्मेशन पीरियड, ठीक है। तो वो आप उससे मत परेशान होइएगा, वो रिकॉल पीरियड या, ठीक है। लेकिन मिक्स्ड रीइंफॉर्म पीरियड में हम इन यूआरपी को लेते ही लेते हैं और इन कुछ वैल्यूज को लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि क्लॉथिंग, फुटवेयर, ड्यूरेबल्स, एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल हेल्थ एक्सपेंडिचर, संस्थागत स्वास्थ्य सुविधाओं का आपने कितना खर्च किया। संस्थागत स्वास्थ्य सुविधाओं से तात्पर्य है कि आप जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे जाए, जैसे इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं कि काउंटर ड्रग सेलिंग, कि सर्दी खांसी जुकाम हुआ हमने जाके ओवर द काउंटर, ठीक है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात की। अब दोनों में अंतर देखो क्या है, क्यों मैं बार बार कह रहा था कि जो अभी तक आप लोग कैलोरी इनटेक की बात कर रहे हो, देखो सन 1999-2000 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसमें आके एनएसएसओ ने भी खुद जो है अपने प्रोसेस को बदल लिया, क्योंकि इट वाज अ नीड ऑफ टाइम। 1962-63 में या 1970 के दशक में इस चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर इस चीज को हम अडॉप्ट कर लेते तो मोर देन 80% पॉपुलेशन हमारी गरीब हो जाता है, क्योंकि बिजली थी ही नहीं घर में। जब बिजली है ही नहीं घर में तो हम ड्यूरेबल्स का करेंगे क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपके एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है। ये देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ डेटा, बट हाउ यू इंटरप्रेट इट, दैट इज द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एकदम जेन्युइन है, वो गलत था, नहीं। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि हम इन चीजों को ले सकते, क्योंकि मोबाइल फोन, एयर कंडीशनर्स, फ्रिज, टीवी, ये सब चीजें नहीं थी, ठीक है। और थी भी तो जो है आम आदमी की पहुंच से बाहर। अब आज अगर हम कहें, आज हम ये ले लें, ये मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में पिछले 365 दिनों में उसने कितनी हवाई यात्रा की है, क्या ये जेन्युइन होगा? नहीं, ये जेन्युइन नहीं होगा, ठीक है, फाइन। अगर आप लोग देखो तो इसमें जो भी चीजें लिखी हैं, क्लॉथिंग, फुटवेयर, ड्यूरेबल्स, एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें जो आपको मैंने पहले कौन सा बताया था, मानवीय गरीबी और आय की गरीबी, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट की रिपोर्ट होता है, ये जो हम किससे पा रहे हैं, ह्यूमन पॉवर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या उसके रहन सहन में क्या परिवर्तन आया है या नहीं आया, उसके रहन सहन में कोई चेंज आया है या नहीं आया? क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ कि हमने जो है राइट टू एजुकेशन दिया, कि सबको जो है एक सर्टेन स्तर तक शिक्षा का अधिकार मिलना के लिए सरकार ने प्रयास किया, इसलिए हम इसमें एजुकेशन की बात करें, ठीक है। फुटवेयर, ड्यूरेबल्स, हर सरकार ने बिजली पहुंचाने की कोशिश की ताकि आप अधिक, और सरफेस ट्रांसपोर्टेशन मतलब पक्की सड़कों का निर्माण कराया, ठीक है, जिससे कि आपके यातायात सुगम हो, आपकी पहुंच जो है दूसरे जगहों तक आसानी तक पहुंच बने, ठीक है। तो आपका एक पूरा ओवरऑल एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या होगा, वो चेंज और अगर मान लो गांव में आज बिजली न रहे, क्या वो टीवी कर रहे? सिंपल सी बात है, लॉजिक इज वेरी सिंपल। अगर पक्की सड़कें नहीं है तो क्या ही होना है, सक्सेसफुल हुआ होगा? क्योंकि बरसात में कीचड़ कौन मोटरसाइकिल का, सिंपल सा लॉजिक है, डोंट इन्वॉल्व द टेक्निकलिटीज,
ठीक है, वही बात है। तो अब क्या है, अब जो है चीजें बदल गई, सरकार की नीतियां बदल गई, भारत की आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप बदल रहा है, ठीक है। इसलिए हमको अपने जो निर्धारण के तरीके को भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो 1999-2000 से हमने जो है इस चीज को लिया, ठीक है। और आपको कहूं, अब इसके बाद करता हूं मैं इंस्टीट्यूशनल हेल्थ एक्सपेंडिचर। पहले हर जगह पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं हुआ, अब ठीक है। तो ये शिफ्ट, इज द पैराडाइम शिफ्ट, ठीक है। जो मैंने कहा कि पॉलिसी निर्धारण के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि गरीबी कितनी है और कैसी, ठीक है। तो उसके लिए जानना पड़ेगा कि जो है गरीबी के कारण क्या है। तो पहले केवल हम कैलोरी इंटेक की बात कर रहे थे, लेकिन अब जब कैलोरी इंटेक के साथ साथ जो है हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसके बाद जब हम तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट पाएंगे तो आप पाएंगे कि उसमें एक कदम और आगे हम बढ़े, ठीक है, जो कि एक वास्तविक तरीका भी है किसी भी देश के स्थिति को जज करने का। समझ सकते कि वो डेवलप कंट्रीज के लिए सही है, अरे वाई वे आर ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज, हम भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, और जब तक हम जो उस तरफ प्रयास नहीं करेंगे विकसित होने का, तब तक हम विकसित हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। हम एक सांख्यिकी के माया जाल में फंसे रहे कि हमारी जो गरीबी जो है कम हो रही है लगातार, इसलिए हमको कोई पॉलिसी में चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर हमारा स्टैटिस्टिक्स ये बता रहा है कि लगातार जो गरीबी में कमी आ रही है, तो हमको किसी भी नीति को बदलने की जरूरत नहीं है, और जब किसी नीति को बदलने की जरूरत ही नहीं है तो क्या वो सही से पोर्ट्रे करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। प्लीज तेंदुलकर, अब देखिए इन्होंने बहुत ही साइंटिफिक किया कि ऑब्सोलीट कंजम्पशन पैटर्न, जो कैलोरी इंटेक की बात है, वो ऑब्सोलीट कंजम्पशन पैटर्न इसलिए कि हम कुछ भी खा रहे हो, कैल्शियम मैंने ऑल द बैक्टीरिया ऑल द न्यूट्रिशन, जरूरी है उससे हमको उतना न्यूट्रिशनल वैल्यू मिले, उतना प्रोटीन हमको मिले, उतनी कैलोरी हमको मिले। तो उन्होंने सबसे पहले शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई करे, क्योंकि आप किसी भी चीज को सुधार कैसे कर सकते हो। जैसे आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले यह आइडेंटिफाई करो कि व्हाई दैट प्रॉब्लम। जैसे आपकी गाड़ी है, वो गाड़ी में ये दिक्कत क्यों आ रही है, तब तो उसको सही करोगे। तो शॉर्टकमिंग्स था कि ऑब्सोलीट कंजम्पशन पैटर्न, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक कंजम्पशन पैटर्न के बेसिस पे जो आप डिसाइड करते हो वो ऑब्सोलीट है, क्योंकि अब कंजम्पशन पैटर्न बदल गया है, क्योंकि एक्सेस फ्लो का बढ़ गया, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं, जो चीजें पहले केवल एक्सक्लूसिवली अर्बन इंडिया के लिए थी, अब रूरल इंडिया भी उसको एक्सेस कर रहा है कंजम्पशन पैटर्न, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी एग्जांपल, बट यू कैन इमेजिन, आप अपने से सोच सकते हो व्हाट आई मीन टू से, ठीक है भाई। तो कंजम्पशन पैटर्न अब बदल रहा है, वो पहले जैसा नहीं रह गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये ऑब्सोलीट कंजम्पशन पैटर्न है, इसको चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। प्राइस से मतलब ये था कि एडजस्टेड इन्फ्लेशनरी मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि हम जो इन्फ्लेशन की बात करते हैं उससे बात करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक है, और कुछ मंडियों के दाम होते हैं, लेकिन क्या जो हमारा बास्केट ऑफ कंजम्पशन है उसकी प्राइसेस अक्रॉस द कंट्री सेम होती है? नहीं होती। इसमें दो फैक्टर काम करते हैं, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करते हैं, जिसमें कि इन्होंने कहा कि इसके अंदर कमी है, इस पर मुझे अगर ना समझ आ पूछा। एक होता है स्थानीय और दूसरा होता है सामयिक। मतलब स्थानीय जो है एक तरह से समझ लीजिए कि परमानेंट टाइप का हो सकता है, ठीक है, और दूसरा जो है फॉर टाइमिंग हो सकता है, प्राइस में चेंज, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल जैसे स्थानीय का, जैसे पानी की बोतल अगर वो किसी दुर्गम जगह पर बिक रही है जहां पे रास्ता बहुत मुश्किल है, तो परमानेंट उसके दाम अधिक है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम से
supply was over time for time being, then the prices were also different. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वो एडजस्टेड प्राइस मैकेनिज्म होना चाहिए। आप यूनिफॉर्म प्राइसेस के बेसिस पर कंजम्पशन पैटर्न को डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइसेस हमेशा किसी भी कारणों से वो परमानेंटली भी अलग हो सकती है और फॉर द टाइम भी अलग हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो है एडजस्टेड प्राइस मैकेनिज्म या एडजस्टेड इन्फ्लेशन की बात उन्होंने की, एंड इट सीम्स वेरी लॉजिकल एज वेल। ये लॉजिकल भी लगता है, क्योंकि प्राइस के बेसिस पे आप परचेजिंग पावर डिफाइन होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ओनली आपकी परचेजिंग पावर, क्या आपकी क्रय शक्ति क्या है, ये इस चीज पर निर्भर करती है कि आप किन कीमतों पे वस्तुओं को खरीद रहे हैं। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर, अब जो है पहले जो है हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर की बात नहीं की जाती, लेकिन अब जो है आप खुद महसूस करो कि हर आदमी चाहता है कि उसका बच्चा है, हर आदमी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, तो ये भी एक एक्सपेंडिचर जो है इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। तो तेंदुलकर कमेटी ने 6 वैल्यूज पे इसको छू दिया, इसमें भी मूलभूत संरचना 6 पैरामीटर को दिया। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, एनवायरमेंट, ठीक है, फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स। अब देखिए ये एक स्टेप आगे गए, पिछला जो ठीक है मल्टीपल रिकॉर्ड पीरियड वाला था उससे एक स्टेप आगे कि महिलाओं के काम में कितनी भागीदारी है, कितने प्रतिशत महिलाएं काम में पार्टिसिपेट कर रही है। और एक्सेस से मतलब क्या है, एक्सेस से मतलब कि जो भी लाभ है उस पर उनका कितना अधिकार या कितनी पहुंच है। प्रेजेंस और एक्सेस अलग है। You may be present in this class, but you may not have access to me. Get your point? अभी ऑनलाइन क्लास चले, कोई वर्चुअली प्रेजेंट है बट कैन नॉट एक्सेस, जिस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, समझे बात को? तो जो भी लाभ है उस लाभ में महिलाओं का एक्सेस कितना है। ठीक है, अगर ये हम लकड़वाला समिति के समय या उससे पहले जो भी कमेटी बनी दांडेगा कमेटी है वो, उस समय अगर हम इस पैरामीटर को लेते क्या होगा, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट जैसी कोई बात ही नहीं थी। लेकिन जिस समय तेंदुलकर कमेटी ने ये काम किया उस समय ये फीमेल वर्कफोर्स इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट वर्कफोर्स। ठीक है, और सरकार को इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पे महिलाएं बहुत काम करती हैं, लेकिन एक्सेस टुवर्ड्स द प्रॉफिट या लाभ उनका शून्य। ठीक है, काम तो सारा कर रहे हैं लेकिन एक्सेस टुवर्ड्स दैट प्रॉफिट मतलब उससे मिलने वाली आय तो उनका जो है अधिकार शून्य हो, उस पर कोई निर्णय एक्सेस मतलब ये जो भी आय मिल रही है क्या उसमें उनका कोई से है, वो अपने लिए उसको खर्च कर सकती है या जो है नहीं। ठीक है, तो तेंदुलकर कमेटी ने ये 6 एस्टिमेट लिए। ठीक है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अलावा जो तेंदुलकर कमेटी थी और रंगराजन कमेटी थी, ये 2 कमेटी ऐसे थी इंडिया में जिन्होंने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लिया। और अगर ये 6 चीजों को आप देखो, ठीक है, तो ये मोर और लेस जो हमने शुरू में हेल्थ एजुकेशन और उसकी बात की 10 पैरामीटर्स थी। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स की एसडीआर के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स की बात की ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वो सब की, तो उस 10 पैरामीटर से पावर की कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे यूज किए गए। तो इसलिए हमने कहा कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में सबसे पहला नाम आता है तेंदुलकर कमेटी। ठीक है, क्या डेटा है क्या नहीं है तो आपको कहीं से हिसाब से मिल जाएगा, इन्होंने क्या डिफाइन किया क्या नहीं किया। लेकिन ये 6 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे इन्होंने कहा कि गरीबी को मापने का अब ये मापदंड होना चाहिए कि कोई व्यक्ति कितना शिक्षित है, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी मिल रही है, वो किस वातावरण में रह रहा है। ठीक है भाई, वो किस आधारभूत
संरचना क्या है यहाँ, ठीक है ठीक है। फिर जो घर में महिला सदस्य हैं या जो भी महिलाएं हैं उनका काम में भागीदारी कितनी है, और अगर भागीदारी है तो उससे होने वाले लाभ में उनका कितना से है, कितना एक्सेस है। इन सब चीजों का आधार पर हम गरीबी का निर्धारण करें, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर इन सारी चीजों को देखो आप, तो ये उपभोग की बात नहीं कर रहे हैं, ये जीवन निर्वहन के लागत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जीवन निर्वहन के लागत की बात कर रहे हैं। अगर आप गौर से इसको समझो तो क्या है, जीवन निर्वाह करने के लिए आपको शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, बेटर एनवायरमेंट भी चाहिए, ठीक है, फीमेल पार्टिसिपेशन चाहिए, ठीक है। और फीमेल पार्टिसिपेशन तभी बढ़ेगा अगर वो एजुकेशन और उसकी बात आएगी, ठीक है, फाइन। इसके बाद आता है रंगालिन कमेटी। रंगालिन कमेटी ने भी मोर और लेस इसी बात की, लेकिन हुआ ये कि रंगालिन कमेटी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेशन वो क्यों थी कि ये हुआ, ये रंगालिन कमेटी जब स्थापित की गई पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, तो ये माना गया कि भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान होना है, तो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड जो है पॉवर्टी के उनको हम अडॉप्ट करें। अगर हम मान लो अपनी तुलना सूडान, सोमालिया या उससे करें, वो अब भारत के लिए उचित नहीं, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड अब कुछ और, ठीक है। और रंगालिन कमेटी ने इसके लिए प्रयास भी किया, रंगालिन कमेटी ने इसके लिए प्रयास भी किया कि हम वो इंटरनेशनली जो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स है उसको कहां तक पूरा कर पाए। क्योंकि आप लोग एक चीज जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए। एक आया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है, उसके बाद आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हर स्टेट, हर देश की नैतिक जिम्मेदारी बनी, ठीक है। तो उन्होंने पॉवर्टी, हंगर और स्टार्वेशन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई और एजुकेशन को, ठीक है। तो उसकी स्थिति नापने के लिए कोई हमारे पास जब भी हम शुरू में एक हुआ कि जब भी हम किसी चीज को क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कोई एक मेजरिंग यूनिट होती है। जैसे अगर हम इस कमरे के एरिया को नापना चाहते हैं, उसको क्वांटिफाई करना चाहते हैं, तो अगर क्वांटिफाई करना चाहेंगे तो हमारे पास कोई यूनिट होनी चाहिए। वो यूनिट कैसे डिराइव है, वो कैसे मेजर है, ठीक है। तो रंगालिन कमेटी ने प्रयास किया, लेकिन उत्तेजित कमेटी बहुत ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाए और इसको लेकर उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया कि उनके पास इस मौका था कि वो उपभोग के आधार से अलग हटके कुछ नई परिकल्पना दें या कोई नया तरीका बताएं, ठीक है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए, ठीक है। तो ये एक तरीके से इंडिया में पॉवर्टी को मेजर करने के, लेकिन आपको क्या लगता है कि व्हाई देयर इज नीड टू मेजर द पॉवर्टी? जरूरत तो हाँ? एक चीज तो मैंने बताई थी कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। देखो, अगर ये आप कोई भी टैटू देखोगे तो नॉर्मली क्या बात करते हैं कि गरीबी एक सामाजिक श्राप, ये बड़ा कॉमनली यूज स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये बहुत से तरीके के अपराधों को जन्म देता है, लेकिन इस लेवल पे वो चीज नहीं काम, ये तो ठीक है, ठीक है। एक तो पॉलिसी की बात, ठीक है, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए
सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानना जरूरी है कि आपका गोल क्या है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वो जानने के बाद ही आप कोई सक्सेसफुल पॉलिसी बना सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका भी अपना सकते हैं, ठीक है। और किसी भी सरकार की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो सामाजिक बुराइयां हैं उसको किस हद तक वो कम करें। हम अमीर को और अमीर कर दें, अगर हम आइंस्टीन को आइंस्टीन बना लें, इट इज नॉट एन एफर्ट, बट इफ एनी मीडियोकर हैज बीन रेज्ड अप टू अ सर्टेन लेवल, देन इट इज अ रियल एफर्ट, ठीक है। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनकम इनइक्वालिटीज को हम कितने हद तक, आय की जो असमानता है उसको किस हद तक हम कम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो गरीबी का एक मेन कारण जो है आय की असमानता भी है, ठीक है। आप लोग कोई भी रिपोर्ट उठा के देखना, ये 3 साल पुरानी रिपोर्ट है, 4 साल, इंडिया में नहीं ग्लोबली जो लगभग मोर देन 80% वेल्थ है, 80% वेल्थ वो 10 या 12% लोगों के पास ग्लोबली, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, क्या एग्जैक्ट फिगर मिले कि ग्लोबली अभी 3-4 साल पहले रिपोर्ट आई थी कि जो 80 to 85% ग्लोबली वेल्थ है वो 10 से 12% लोगों के पास। अगर इंडिया में भी हम कैलकुलेट कर दें कि जो इंडिया की टोटल जीडीपी है, टोटल जीडीपी, ठीक है, उतना तो 2-4 कॉर्पोरेट हाउसेज को मिला जाए, तो अगर शेयर मार्केट बहुत अपने ऑल टाइम हाई पे है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उस लेवल को टच कर सकता है, ठीक है। तो ये इनकम इनइक्वालिटी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट हाउ द पॉवर्टी कैन बी रिमूव इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट, इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट। जो सेकंड टॉपिक इसमें था पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी नेट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज नाउ आई थिंक दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है जैसे आप लोग पाओ, क्योंकि मैं ये मान के चला था कि आपको ये मालूम है कि जो अप्रोच है वो कैलोरी इनटेक का पॉवर्टी के लिए है। तो मैं सोचा थोड़ा सा उससे आगे भी शुरू किया कि जो नई मॉडर्न चीजें आ वो इज अनएम्प्लॉयड, क्या आप अनएम्प्लॉयड हैं? आप में से कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये बेसिक चीज। हाँ, क्या मैंने गलत कह दिया? अगर मैं कह रहा हूं कि आप में से कोई बेरोजगार नहीं है, क्या मैंने गलत कह दिया? क्यों बेरोजगार है? देखो, अगर हम किसी को रोजगार देना चाहते हैं, क्या वो रोजगार लेना चाहता है? अंग्रेजी में कहते हैं इसको, the person is said to be unemployed when he or she is ready to work at the prevailing wage rate but not getting the job. जो भी बाजार में मजदूरी दर है, क्योंकि इसलिए इकोनॉमिक्स में हर ह्यूमन बीइंग जो काम करना चाहता है वो लेबर है, वो मैं हूं या यहाँ पे झाड़ू लगाने वाला, सब जो है एक ही कैटेगरी में आते हैं, वो है लेबर, ठीक है भाई। तो अगर जो काम हम करना चाहते हैं, अगर मार्केट में जो बाजार में जो उसकी मजदूरी दर है उस पर हम काम करने को तैयार है, किंतु हमें काम नहीं मिल रहा, ठीक है, तब मैं बेरोजगार कर, ठीक है। इसीलिए मैं कहा कि आप बेरोजगार नहीं, क्योंकि अभी आपको काम ढूंढना शुरू नहीं किया, आप इन्वेस्ट करें कि हम कुछ बेहतर करेंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि हम कुछ बेहतर करें, ठीक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। दूसरा, इसको हम एक स्टेप आगे जाते हैं, द पर्सन इज, हमें व्यक्ति को जॉब मिल रही है लेकिन वो उस प्रिवेलिंग वेज रेट का काम करना नहीं चाहता, वो होती है स्वैच्छिक बेरोजगारी, वो होती है स्वैच्छिक बेरोजगारी। जैसे मान लो अभी आपको लगे कि आपको 10,000 रुपए की जॉब मिल जाएगी, लेकिन
आपका उद्देश्य है कि हमको अभी ये नौकरी नहीं करनी, ठीक है, आपको इससे बेहतर, तो वो आपको सुरक्षित बेरोजगार है। लेकिन चूंकि अभी आप नौकरी खोज ही नहीं रहे हो तो वो आप बेरोजगार नहीं, ठीक है। क्या आपको ये बताना पड़ेगा कि बेरोजगारी के प्रकार कितने होते हैं? नहीं, अधिक बताना पड़ेगा। बेरोजगारी कितने तरीके की होती है? देखो, तो सबसे प्रमुख बेरोजगारी है भारत में, जो कि एग्रीकल्चर में पाई जाती है और अक्सर पूछा जाता है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी, जिसको हम कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी जो भी कहते हैं। ये सामान्यतः भारतीय व्यवस्था में जो है, इस लेवल पे जो इकोनॉमी है, जो कि अपने आप क्रिएट कर रही है, तो बहुत जल्दी वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, परचेजिंग पावर की करेगी, जैसे तो विश्व की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ये एक तरीके से अदृश्य बेरोजगारी का है, जिसको भी हम एग्रीकल्चर में पाते हैं। एक चीज लिखे PLI, आप लोग उसको पढ़िएगा कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अदृश्य बेरोजगारी को कम करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो इस बजट में शुरू किया गया केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए, उसको जरूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, ठीक है। आप देखो कि जब पहले हम लोग डिजायर इकोनॉमिक शुरू करते हैं, जब भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य से अगर हम हटा लें तो उसको हटाने के पश्चात हमारा उत्पादन का स्तर या तो वही बना रहे या तो उसका अधिक है। बात में समझ लगे, अगर कुछ व्यक्ति समूह किसी कार्य को कर रहे हैं, उसमें से हम किसी एक व्यक्ति को हटा कार्य में, तो जितना उत्पादन स्तर उस व्यक्ति के साथ था वही उत्पादन स्तर है या उससे अधिक होगा, क्या वो व्यक्ति सही में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा था? नहीं कर रहा। तो फिर तो है कि रोजगार है, लेकिन वो अल्टीमेटली बेरोजगार है क्योंकि उसका आर्थिक कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, जो उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए प्रोडक्शन में वो है ही नहीं। तो ये मुख्य रूप से भारतीय कृषि में पाया जाता है कि जब व्यक्ति को कोई काम नहीं मिलता है तो क्या करता है, चलो गाँव में खेती है, खेती करे। तो अगर करे या ना करे, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इट सीम्स दैट पर्सन इज एम्प्लॉयड बट द पर्सन इज अनएम्प्लॉयड। यही कारण है, मैंने सबसे पहले इसलिए उठा, यही कारण है इंडियन एग्रीकल्चर जो है ओवरबर्डन है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्योंकि ये जो फुल फैक्टर काम करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से वो काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। अब बताऊं मैं कि पिछले 10 सालों में ताइवान जैसी अर्थव्यवस्था, छोटी अर्थव्यवस्था ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को जीडीपी में डबल कर दिया और भारत को अगर उसको 18% तक लेके जाता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इतना बड़ा मार्केट होते हुए हमारा मार्केट हो रहा है, फिर भी हम उसमें वो ग्रोथ रेट नहीं पा रहे, ठीक है। तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिजायर डिपार्टमेंट, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। और इसीलिए मनरेगा वाला प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया ताकि उनको कुछ जो है अलग हटके जॉब का अपॉर्चुनिटी दिया जाए और जो प्रेशर है उसको कुछ कम किया, ठीक है। ये सबसे केवल इंपॉर्टेंट कुछ जो था। उसके बाद आती चीजें जो है जो कि एक तो जो मैंने आपको बताया कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, रियल अनएम्प्लॉयमेंट,
और ये डिस्गाइज एक जो इंडियन इकोनॉमी सबसे ज्यादा रिस्क करती है, जो अगेन दैट इज हेल्पफुल ऑफ फॉर मनरेगा, दैट इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. दैट इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. यू ऑल नो वेल अबाउट दिस. ठीक है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उसके बाद नहीं. ठीक है, एक बहुत टेक्निकल टाइप या फिर फ्रिक्शनल whenever there is a change in the technology, तकनीक के परिवर्तन के साथ. तो आपने चेक किया ये टाइपराइटर से लैपटॉप या कंप्यूटर या साइक्लोस्टेट से फोटोस्टेट, तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज है. ठीक है, दैट विल कॉज सम. बट what is the problem associated with the unemployment? The point is this: you are not a student of economics. कि आपको वो प्रॉब्लम क्या एसोसिएटेड है अनएम्प्लॉयमेंट से? जिससे कि सरकार तमाम किस समय सरकार का आप देखिए कि एमएसएमई को लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो है. आप गवर्नमेंट पॉलिसी आती है एमएसएमई को लेकर बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाह रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात करें कौशल विकास केंद्रों के थ्रू, और ये कहते हैं कि आप जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बनो. एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रही है. प्रॉब्लम क्या है? लेकिन यहाँ का जनसंख्या जो है काम कर रहा है 4%, लेकिन वो अपना योगदान इतना नहीं कर रहा है. जैसे यूएसए में यही चीजें हैं सर, जैसे वहाँ जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर 2% दे रहा है, लेकिन वहाँ जनसंख्या भी 2% लगी है. और कोई? देखो सबसे पहले जो चीज आप शुरू में उसके साथ आते हैं, वह इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा है क्योंकि वर्क फोर्स बहुत ज्यादा है. ठीक है, अगर हम पूर्ण रोजगार की अवस्था को कहीं नहीं प्राप्त किया. ठीक है, ये जानो, ये थियरी ही कह सकती है, प्रैक्टिकली ये वो नहीं. ठीक है, लेकिन हाँ हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, जब रोजगार देंगे तो अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गति है वो बहुत तेज है. क्योंकि जब किसी की इनकम होगी तो इनकम के दो हिस्से होते हैं टिपिकल, सेविंग और कंजम्पशन. ठीक है, तो जब सेविंग होगी तो चैनलाइज होगी बैंक से थ्रू फॉर द इन्वेस्टमेंट. बंदर का बच्चा ऐसा दिख रहा है बंदर. ठीक है, और जब वो चैनलाइज होगी इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट फर्दर क्या क्रिएट करेगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा. फिर फर्दर एम्प्लॉयमेंट क्या करेगी? जो है वो डिमांड को बूस्ट करेगी, जो कि एक हम उसको कहते हैं इफेक्टिव डिमांड. इसको हम कहते हैं इफेक्टिव डिमांड. ठीक है, अभी भारतीय अर्थव्यवस्था में आप ऐसे समझो कि जो भी बजट आया तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किस प्रकार से हम मांग को बढ़ाएं. ठीक है, अगर बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो जो इफेक्टिव डिमांड है वो बहुत कम है. ठीक है भाई, क्या हुआ जो अभी आपने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया, मैं उसी बेसिस पे बात कर रहा हूं. ठीक है, जस्ट गिव यू वन आइडिया. बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस people start losing their jobs, नौकरियां गई, सब कुछ हुआ, तो बेरोजगारी बढ़ी. हर रोज नई स्टैटिस्टिक्स आ रही, ये स्टैटिस्टिक्स आ रही है कि 2 साल बाद 3 साल बाद हर 10 में से 6 आदमी बेरोजगार हो जाएगा, कि हर 10 में से 6 लोग नौकरियां चली आएंगी. तो नौकरी क्या हुआ? बेरोजगार हो गया. तो इसके बहुत ही दूरगामी आर्थिक प्रभाव पड़ा. ठीक है, बहुत ज्यादा. जैसे अगर आपको याद होगा तो 2007 से 2009 में एक सब प्राइम क्राइसिस आई थी.
जो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, और फाइनेंशियल मार्केट क्रैश कर गया, और उसका असर ये हुआ कि बहुतों की नौकरी चली गई, जिसको हम पिंक स्लिप कहे, और उसके बाद जितने लोगों ने फ्लैट का ईएमआई वगैरह पे रखे थे, सारे रियल एस्टेट क्रैश कर गए, ठीक है। लेकिन अब चूंकि वो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड था, ठीक है, तो हम उससे बहुत जल्दी रिकवर कर गए, ठीक है। लेकिन ये क्या था कि पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड, पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड था ये प्रॉब्लम। तो ऐसा में क्या हुआ कि एक डिमांड जो अपने ऑल टाइम लो पे चली गई, जब डिमांड अपने ऑल टाइम लो पे चली गई, इन्वेस्टमेंट जो अपने ऑल टाइम लो पे चला गया, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो जब तक अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी, तब तक जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मार्केट में आया नहीं, जिसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो इंड्यूस होता है मार्केट से, जो कि केस ने भी कहा था कि जब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में आ जाए, तो आप एक लेबर को हायर कीजिए, सुबह उसे कहिए गड्ढा खोदे, और शाम को दूसरे लेबर को हायर करिए और कहिए कि उस गड्ढे को काट, ताकि लोगों की आय बढ़े, रोजगार मिले और आय बढ़े। जब आय बढ़ेगी तो लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आएगा। जब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आएगा, ऑटोमेटिकली वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का प्रयास होता है कि किस तरीके से हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर दें, जिससे ऑटोमेटिकली इकोनॉमी जो है उस मोड में शिफ्ट कर जाए, और गवर्नमेंट का वो मिनिमम, ठीक है भाई। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे साथ कि जिस चीज को हम अपनी ताकत मान रहे थे, वो धीरे धीरे हमारी कमजोरी बनता जा रहा है। जिसको हमने कहा है कि भारत के पास सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा परसेंटेज, मैं नंबर से बात नहीं कर रहा हूं, परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स, मतलब कि 14 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के बीच की जो पॉपुलेशन का परसेंटेज था, वो टोटल पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा भारत में था, जिससे हमने कहा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है। वो डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी मिलेगा जब हम जो है अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे पाएंगे। अगर हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार नहीं देंगे तो दे ऑल विल बी कन्वर्टेड इनटू द डिपेंडेंट पॉपुलेशन, और डिपेंडेंट पॉपुलेशन कभी भी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट नहीं करती है, वो ड्रेन आउट करती है, उपभोग करती है, जैसे पेंशन ऑफ, ठीक है। यूएसए में आपने डेवलप कंट्री की बात की, यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, क्या वो इंडिया में संभव है? अगर हम फ्यूचर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो डिस्कस करेंगे कि वो इंडिया में संभव नहीं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए और स्वतः जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट और कृषि पे आत्मनिर्भरता कम हो, ठीक है, और उद्योग क्षेत्र बढ़े, इसके लिए इसका होना बहुत जरूरी है। और जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ेगा, तब तक सर्विसेज की डिमांड नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए विचार हुआ है, ठीक है। और इसके बहुत से यही जाने कि आपको थ्योरी से मतलब नहीं है, ठीक है। आपको क्या चीज देखना है कि बेरोजगारी के लिए भारत सरकार ने क्या किया, ठीक है, कौन कौन से कदम उठाए, बेरोजगारी किस प्रकार दूर की जा सकती है, बेरोजगारी से होने वाली समस्याएं क्या है, ठीक है भाई। मेरी क्वेश्चन जैसे कह रहे थे